बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम में एमडी कैट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। काफ़ी सारे पास पेपर्स में जो एमडी कैट के एमसीक्यूज आए हुए हैं नम्स में एंड सो ऑन, उन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसे मज़ीद कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 404 एमसीक्यूज देखें। द स्पीशी विद अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। बताइए कि एक्वस सॉल्यूशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस किसका होता है। जरा गौर करें, हाइड्रोजन आयोडाइड, नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। एक बात जहन में रखें कि एक एसिड जितना ज्यादा वीक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। 405 excess of barium sulfate was dissolved in pure water at 25 degrees centigrade. If Ksp is equal to 1 into 10 raised to power minus 10, what is the concentration of barium 2 positive ions in water? तो ये आपके चैप्टर नंबर 8 में ही एंड में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी मालूम करनी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मालूम करनी होती है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि Ba2 पॉजिटिव को भी S से रिप्रेजेंट करने और सल्फेट आयन को भी S से रिप्रेजेंट करने। Ksp सिंपली बराबर होगा Ba2 पॉजिटिव साथ में SO42 नेगेटिव। हमने दोनों को S से कंसिडर किया था तो ये S का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने स्क्वायर खत्म करना होगा तो Ksp की वैल्यू का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और S वाली साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो C है, 10⁻⁻⁵। ऐसे एमसीक्यूज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अलग से व्हाइट बोर्ड पे समझाया जाए। 406 जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होता है तो वह NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। अगर हम इसमें अमोनियम क्लोराइड डालें जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। ये बात ध्यान में रखें कि जब एक कॉमन आयन डाला जाता है तो इक्विलिब्रियम हमेशा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डाला जाता है तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे मूव करता है और वो सब्सटेंस प्रेसिपिटेट की सूरत में बनना शुरू हो जाती है। आगे अगर हम देखें 407 व्हेन डज अ केमिकल रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम। तो ये ज़हन में रखें कि कब इक्विलिब्रियम हासिल होता है। सीधी सी बात है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है दोनों हो रहे हों एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। 407 का ए है। 408 फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन टू रीच ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन हैड टू बी कैरिड आउट इन क्लोज्ड सिस्टम या क्लोज्ड वेसल। इक्विलिब्रियम को स्पेसिफिकली हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करना है तो हमने क्लोज्ड वेसल में करना है। 409 forces controlling the reactions are proportional to the product of the active masses। आप forces controlling the reaction को आप simply कह सकते हैं कि rate of reaction। तो rate of reaction directly proportional होता है active masses of reactant substances। तो ये कौन सी वाले लॉ है तो आपको पता है CM गुल्डबर्ग और P वॉग ने दिया था। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ मास एक्शन इन 1864। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। 410 सिलेक्ट द करेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। उन्होंने हमें दिया हुआ है C4 पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव्स C3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो सिंपली आपको पता है Kc बराबर होता है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के। हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रखेंगे और रिएक्टेंट्स को नीचे रखेंगे तो इसका ऑप्शन बी बन रहा है। 411 देखें, एक रिएक्शन करवाया जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। वो कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन, यूनिट क्या होगा। तो ये ज़हन में रखें कोई यूनिट नहीं होगा, यहाँ हम इसे सिंपली कह सकते हैं डायमेंशन लेस। क्योंकि गौर कीजिएगा प्रोडक्ट्स के मोल्स जो हैं वो भी दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल एक हाइड्रोजन का, और रिएक्टेंट्स के मोल भी दो हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का और एक वाटर का। तो इस सूरत में मोल्स बराबर हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर बराबर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के तो कोई यूनिट Kc का नहीं निकलता, यानी वो डायमेंशन लेस होगा। 412 देखें, इफ Kc इज स्मॉल इट इंडिकेट दैट Kc अगर छोटा हो तो समय नहीं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन काफी कम बनी है और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है और रिएक्टेंट की तादाद बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं एट अ लो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है।
412 का ए ऑप्शन है। 413 देखें, कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन जिसमें क्लोरीन जो एटम्स हैं वो क्लोरीन गैस में मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं। इस सूरत में हम कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ कंप्लीटिंग द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc एंड शोज दैट इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंसिस्ट ऑलमोस्ट ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट जब बहुत ज्यादा होंगे तो हम सिंपली कह सकते हैं कि Kc लार्ज है। और अगर इफ Kc ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज लार्ज इट इंडिकेट दैट एट इक्विलिब्रियम, सीधी सी बात है Kc लार्ज तो वही पुरानी बात है कि इस दौरान जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी या ज्यादा होगी। आगे 415 देखें, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, जब N2 और O2 का रिएक्शन करवाया जाता है 2NO बनाते हैं और हमारे पास Kc दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻4 एट 2000 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक बात ज़हन में रखें, कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इंक्रीज करता है या फिर इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी या इट प्रोवाइड अ न्यू पाथवेज टू परसीड अ केमिकल रिएक्शन। ये Kc को इफेक्ट नहीं करता है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम अटेन 10 टाइम्स फास्टर हुआ है हमें, तो बताइए Kc क्या होगा, Kc चेंज होगा या नहीं होगा। तो एक बात ज़हन में रखें, Kc चेंज नहीं होगा, Kc विल रिमेन द सेम बिकॉज कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ Kc। ऑलराइट, सो इसका आंसर बी होगा। 416 कंसिडर द रिएक्शन, हैबर प्रोसेस को हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। एक बात ज़हन में रखें कि ये जो रिएक्शन है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो वो कह रहे हैं कि कब अमोनिया जो है वो ज्यादा बनेगा, तो जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे। ये एक्सेप्ट पूछ रहे हैं, ये ध्यान में रखें कि बाकी सारे फैक्टर्स अप्लाइकेबल हैं लेकिन कौन सा फैक्टर अप्लाइकेबल नहीं है। ये हम प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो इंक्रीज इन प्रेशर विल गिव मोर अमोनिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल आल्सो गिव मोर अमोनिया, रिमूवल ऑफ अमोनिया यानी प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और फिर से अमोनिया बनेगा, और प्रेशर करेंगे तो वो भी ज्यादा ही बनेगा। लेकिन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है, कंटेनर के वॉल्यूम की। यहाँ पर गैस के वॉल्यूम की बात नहीं की जा रही, मेनली कंटेनर के वॉल्यूम की। मतलब ये हो सकता है कि पहले 1 डेसीमीटर क्यूब का कंटेनर लिया था तो अभी उन्होंने 0.5 का ले लिया, 0.25 का, सो इट हैज नो इफेक्ट। तो 416 का ए। आगे देखें, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शन किस चीज से इफेक्ट नहीं होता है? बहुत सिंपल है, ऐसे गैसियस रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो वो प्रेशर पर उनका इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर का Kc पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो 417 का बी। आगे देखिए 418, एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन जो कन्वर्ट हो रहा है ओजोन में और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc की वैल्यू क्या है, गौर कीजिएगा बहुत कम है, 10⁻56। तो हम कह सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे फॉरवर्ड तो है ही नहीं, इतनी नेगेटिव में वैल्यू है, यानी सिर्फ कौन सा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, बैकवर्ड, और ऑक्सीजन गैस मौजूद है। ओजोन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाईली अनस्टेबल होती है और फौरन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ऑक्सीजन गैस में। कभी आपने गौर किया होगा फोटोकॉपियर मशीन के पास स्मेल सी आती है, वो ओजोन की होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्मेल खत्म हो जाती है क्योंकि ओजोन कन्वर्ट हो चुका होता है ऑक्सीजन में। 419 देखें, रिएक्टेंट फॉर्मेशन इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वुड बी फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो हमेशा प्रोडक्ट बनाने हैं तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन अगर रिएक्टेंट बनाने हैं तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो 419 का बी है ऑप्शन। 420 का देखें, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। तो इस सूरत में देखें, एक तो प्रेशर के वैसे डेफिनेटली इफेक्ट होगा। वो कह रहे हैं कि कंसिडर द रिएक्शन यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम इफ, ये बात ज़हन में रखें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सो में हमें टेम्परेचर को डिक्रीज रखना चाहिए और प्रेशर को ये हम हल करके देख लेंगे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली उस लिहाज से। तो 420 का ऑप्शन सी है, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, so SO3 will be more produced. Alright,
421 का देखें, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आ रिएक्शन। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होती है वो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर अलग अलग टेम्परेचर पे हम स्टडी कर रहे हैं तो अलग होगी, बिकॉज Kc इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो Kc अलग अलग होगा। कंसिडर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। 422 में देखें, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज्ड। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो इक्विलिब्रियम हमेशा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी राइट साइड पे होता है, क्योंकि उसे हीट चाहिए होती है, वो एब्जॉर्ब करता है और फॉरवर्ड रिएक्शन करता है। सो इसका आंसर है सी, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। 423 देखें, फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो आप ये ध्यान में रखें, एक्सो में आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए, एंडो में टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। किस सूरत में? जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये एक्सोथर्मिक है, तो इस सूरत में हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ सके। तो 423 का ऑप्शन सी। कंसिडर द रिएक्शंस, अगेन वही आ गया है। यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम। SO3 की यील्ड कब मैक्सिमम होगी? जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। जरा गौर कीजिएगा 425, इन द गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहे हैं। इस सूरत में एन इंक्रीज इन यील्ड विल बी फेवर्ड बाय, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या होगा? टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बनेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो यील्ड भी बढ़ेगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं 425 का ए, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ऑलराइट, 426 देखें, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट KW दिया हुआ है 0.64 इंटू 10⁻⁻14 एट 18 डिग्री टेम्परेचर और 1 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री टेम्परेचर होता है Kp से, क्योंकि डिवाइड करने के बाद Kc बराबर हुआ है Kp के, पहले नहीं। डिवाइड किया यानी खुद तो बड़ा था तभी डिवाइड हुआ, फिर बराबर हुआ, Kc बराबर है Kp के। सो 428 का बी बनता है कि व्हेन Kc इज ग्रेटर देन Kp। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Which is not correct about the manufacture of ammonia by Haber process, the break opening of the nitrogen triple bond. नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये भाई कौन सा अमल है? एंडोथर्मिक है। और ये भी बात इसमें ये भी है कि वैसे ये वेरी डिफ़िकल्ट स्टेप है, बट हकीकत में चूँकि ये इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम कह सकते हैं हाईली एंडोथर्मिक। 430 देखें, मुद्दे जेल में से कौन से एसिड्स जो हैं वो लेवलिंग इफेक्ट शो करें? लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं कि वो एसिड जो किसी भी बेसिकली सॉल्वेंट में, हम वाटर कह लेते हैं, वाटर में बहुत इजीली आयोनाइज हो जाए, यानी कि उसमें सॉल्वेंट का बहुत अच्छा इफेक्ट हो, वो सॉल्वेंट में इजीली हो जाए, हल हो जाए। तो जरा गौर कीजिएगा, HClO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी इजीली अपना हाइड्रोजन दे देता है। हाइड्रोजन आयोडाइड तो वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन वीक एसिड है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉल्वेंट में मिसिबल नहीं होगा, जबकि इतनी आसानी से, जबकि बाकी तीनों जो हैं वो इजीली हल हो जाएंगे। तो 1, 2 and 3 मीन HClO4, HI and HCl show leveling effect because they ionize to the maximum in water. Alright, 431 वो कह रहे हैं Ka वैल्यूज ऑफ सम कंपाउंड्स जो है वो दिया हुआ है, उसके ऊपर -2 आएगा तो वो नीचे की तरफ हम इसे लेके चले जाएंगे, यानी Kp बराबर हो जाएगा Kc/RT का स्क्वायर। इस सूरत में जो अगर बहुत सिंपल है, डेल्टा एन लोअर देन 0 हो तो मतलब वो नेगेटिव में है और RT डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस सूरत में Kc बड़ा होता है Kp से, कि डिवाइड करने के बाद Kc बराबर हुआ है Kp के, पहले नहीं। डिवाइड किया यानी खुद तो बड़ा था तभी डिवाइड हुआ, फिर बराबर हुआ, Kc बराबर है Kp के। सो 428 का बी बनता है कि व्हेन Kc इज ग्रेटर देन Kp।
It's very important. Which is not correct about the manufacture of ammonia by Haber process, the break opening of the nitrogen triple bond. नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये भाई कौन सा अमल है, एंडोथर्मिक है। और ये भी बात इसमें ये भी है कि वैसे ये वेरी डिफ़िकल्ट स्टेप है, बट हकीकत में चूँकि ये इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम कह सकते हैं हाईली एंडोथर्मिक। 430 देखें, मुद्दे जेल में से कौन से एसिड्स जो हैं वो लेवलिंग इफेक्ट शो करें। लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं कि वो एसिड जो किसी भी बेसिकली सॉल्वेंट में, हम वाटर कह लेते हैं, वाटर में बहुत इजीली आयोनाइज हो जाए, यानी कि उसमें सॉल्वेंट का बहुत अच्छा इफेक्ट हो, वो सॉल्वेंट में इजीली हो जाए, हल हो जाए। तो जरा गौर कीजिएगा, HClO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी इजीली अपना हाइड्रोजन दे देता है। हाइड्रोजन आयोडाइड तो वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन वीक एसिड है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉल्वेंट में मिसिबल नहीं होगा, जबकि इतनी आसानी से, जबकि बाकी तीनों जो हैं वो इजीली हल हो जाएंगे। तो 1, 2 and 3 मीन HClO4, HI and HCl show leveling effect because they ionize to the maximum in water. Alright, 431 वो कह रहे हैं Ka वैल्यूज ऑफ सम कंपाउंड्स जो है वो दिया हुआ है, आप बताएं कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन सा ऑर्डर ठीक है। सिंपल है, जिसका Ka बड़ा वो उतना अच्छा एसिड। तो यहाँ पर अब अगर आप चाहें तो बेशक स्क्रीनशॉट लेके देख लें, कि स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे कि बाकायदा आप Ka की वैल्यूज को देख लें। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी बन रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे बड़ा, फिर फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। सो सी है कि सबसे अच्छा एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर फिनोल होता है, फिर वाटर होता है, और फिर अल्कोहल होता है। ऑलराइट, 432 देखें, जब एक्सेस ऑफ Ag2CrO4 मौजूद है तो इस सूरत में हमारे पास उन्होंने कहा इट्स सॉल्युबिलिटी वाज फाउंड टू बी 1.3 × 10⁻⁴ डेसिमल। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? तो एक बात ज़हन में रखें कि Ag2CrO4 जो है जब आयोनाइज होगा तो ये देगा 2Ag पॉजिटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव, यानी Ag जो है वो 2 आयंस बने हैं। तो क्या बनेगा? Ag का स्क्वायर, साथ में होगा CrO4 2 नेगेटिव। तो Ag का हमने 2 से ज़रब भी देना पड़ेगा और स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो इस सूरत में जो ऑप्शन बन रहा है वो बी बन रहा है। आई ट्राई कि मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। 433 देखें, एक्वा सॉल्यूशन पोटेशियम ब्रोमाइड का ऐड किया गया है एक्वा सॉल्यूशन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कॉमन आयन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। न्यू इक्विलिब्रियम जो है विच रिएक्शन विल अकर, कौन सा रिएक्शन होगा? एक बात ज़हन में रखें कि पोटेशियम ब्रोमाइड भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आमतौर पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जब दोनों हों तो इस सूरत में कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाईकेबल नहीं होता। तो 433 का डी ऑप्शन है। 434 देखें, विच रिएक्शन डू यू थिंक हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Kc? Kc की सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? तो इसका सिंपली आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स अस टू HI। इसका ये देखा गया है कि Kc की जब सारे रिएक्शंस की वैल्यू देखी गई है तो आप इनका इंटरनेट से इनकी Kc की वैल्यूज को देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन की Kc की वैल्यू सबसे ज्यादा है। 435 की बात करें तो इसमें देखें सिल्वर क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट, वो 25 डिग्री टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा Ksp सॉल्युबल है 2 × 0.0 × 10⁻⁵। तो इसकी Ksp की वैल्यू क्या होगी? ये आपके चैप्टर के एंड में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो इसका ऑप्शन बनता है हमारे पास 3.2 × 10⁻14। 436 देखें, चूज द वन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बफर। बफर एक बार ध्यान में रखें कि या तो अगर आपने एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड लेंगे और उसका सॉल्ट लेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर तो आपने बेसिक बफर बनाना है तो इस सूरत में आप वीक बेस लेंगे और उसका सॉल्ट लेंगे विद स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है जरा गौर कीजिएगा। HClO4 पहली बात स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जब NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है तो सोडियम क्लोरेट बनता है। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग लिया गया है,
जबकि बफर के लिए एक चीज स्ट्रांग हो, यानी सॉल्ट स्ट्रांग के साथ बनाई है, तो आप एसिड को वीक ले सकते हैं या बेस को वीक ले सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। फॉर द 437 देखें, फॉर अ गैसियस रिएक्शन द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन डायरेक्शन। अगर एक गैसियस रिएक्शन है उसमें प्रेशर का इंक्रीज हो, तो सीधी सी बात है प्रेशर को जब आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। रिएक्टेंट्स क्लोज होंगे तो वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड जो होगी वो उसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए है। आगे देखें H2 plus CO2 gives us H2O plus CO। तो इसमें डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2, अगर CO2 को डिक्रीज करेंगे तो ली शैटियर्स प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट में से किसी चीज को रिमूव करें तो इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में किसी चीज को रिमूव करें या रिएक्टेंट में ऐड करें तो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कि CO2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हमने रिमूव किया है, तो इस सूरत में इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, रिवर्स में। आगे देखिए 439, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। 439 का सी है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट पे जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये चैप्टर नंबर 11 है आपका अर्हेनियस इक्वेशन, वो बताता है। तो 440 का सी है। इन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। तो 441 का सी है। When number of moles of reactants and products are equal in reversible reaction, which parameter would not affect at equilibrium? इक्विलिब्रियम पे किसका असर नहीं होगा? सिंपल है, जब डेल्टा एन बराबर होगा 0 के तो Kp बराबर हो जाएगा Kc के, यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये हमने गैसियस रिएक्शंस में भी ये कंडीशन पढ़ी है कि when number of moles of products is equal to number of moles of reactants, then pressure has no effect. So 442 का B। By which of the following factor equilibrium state is attained earlier? जल्दी अगर आपने हासिल करना है तो सिंपल है, कैटलिस्ट यूज करेंगे, फॉरवर्ड का रेट भी बढ़ेगा, रिवर्स का भी बढ़ेगा और हमारे पास इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। A chemical engineer wants to use the Haber process in order to produce ammonia for fertilizer. Which of the following parameter must be chemical engineer avoid? नहीं करना है। तो ये बात ध्यान में रखें कि ये जो अमोनिया है इसमें देखें एनर्जी कितनी दी हुई है, एंथैल्पी जो दी है वो माइनस में दी है, -92.6, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो इंडिकेट कर रहा है। तो इस सूरत में हमने क्या करना है कि भाई हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करना है ताकि यील्ड मैक्सिमम हो। एक्सो में डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर मोर यील्ड, लेकिन यहाँ तो गलत बताना है कि भाई क्या उसे अवॉइड करना चाहिए। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। सो 444 का ए। 445 देखें, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज देन इट शोज दैट, बहुत लार्ज हो तो सिंपल है भाई फॉरवर्ड रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो गया है, या फिर सिंपली कह सकते हैं रिएक्शन मुकम्मल हो गया, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। सो 445 का ए। अ कैटलिस्ट इज सब्सटेंस विच क्या करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, प्रोवाइड अ न्यू पाथवे। तो बाकी दो ऑप्शन दिए हुए नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका बनता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। द ओवरऑल पॉजिटिव रिएक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्रिडिक्ट, ये आपका चैप्टर नंबर 10 में है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ हो, अगर वो पॉजिटिव हो सेल का तो समझ लें कि वो रिएक्शन करवाना मुमकिन है, यानी ये हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्रिडिक्ट पॉजिटिव हो तो इस सूरत में वो फिजिबल होता है। सॉरी यहाँ पर सी लिखा हुआ है तो इट्स रॉन्ग, बी है इसका ऑप्शन। Law of mass action was derived by C.M. Goldberg and P. Vogt in 1864. 449 देखें, all the following are the true statements concerning catalyst except, कैटलिस्ट की सारी प्रॉपर्टी सही है, कौन सी गलत है? सिंपल है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता है। सो इसका बी ऑप्शन है। एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, कौन सा प्रेशर से अफेक्ट नहीं हो रहा है? जरा गौर कीजिएगा, बी, सी और डी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में बराबर नहीं है, जबकि ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट यानी कि 1 ना हो। तो 450 में अगर आप देखें बी, सी, डी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बराबर नहीं है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के, जबकि ए में देखें प्रोडक्ट 1 NO है जबकि रिएक्टेंट हाफ O2 है, हाफ मोल,
और हाफ N2 है यानी 1 मोल, यानी आपस में बराबर है, तो इस सूरत में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज ग्रेटर KSP देन KC, KP किसका बड़ा होता है KC से, तो ये बड़ा सिंपल है, आपको याद रखना है कि अगर तो जीरो से बढ़ के हो, यानी डेल्टा एन जीरो से बड़ा हो, प्लस में हो, +1 +2 +3 में हो, तो इस सूरत में KP बराबर होता है KC इंटू RT, और ऊपर जो भी पावर बनती है डेल्टा एन जितना होगा उतनी पावर बन जाएगी। तो इसमें देखिए KC RD के साथ मल्टीप्लाई हो के बराबर हुआ है KP के, तो ये बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, डेल्टा एन को चेक करना है। डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जहां पर अगर तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो समझ लो KP बड़ा है KC से, लेकिन अगर वैल्यू डेल्टा एन नेगेटिव आ रहा है तो समझ लो KP छोटा है और KC बड़ा है। 451 में देखें जो C वाला ऑप्शन है, इसमें प्रोडक्ट्स देखो 2 NO के है मोल और Cl2 का 1 मोल है। 3 माइनस 2 कितना बनेगा 1, मतलब 3 - 2 हो जाएगा 1, तो ये पॉजिटिव में है। आगे देखिए इक्वेशन हैबर, ये जो N2 + 3H2 ये कौन सा प्रोसेस होता है आपको पता है, हैबर है। कि ऑफ द फॉलोइंग 453 देखें कि एसिड का बताया हुआ है और हमें भाई प्रिडिक्ट करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। ये वैसे सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक में भी है, तो Ka को आप यहाँ से बेशक तरतीब से देख लें। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, फिर मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है और फिर एसिटिक एसिड है। क्योंकि K की वैल्यू जितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं पॉजिटिव होगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसका जो ऑप्शन बनता है वो A बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आता है हमें अपनी राय से आगाह करें, मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें। जो पॉइंट क्लियर नहीं होता कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।